हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट सेशन में हमने ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग देन टाइप्स की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको फॉर्म करने के लिए कौन कौन से बेस हैं, किस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाता है। तो बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉर्मली क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है इसके ओरिजिन का कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस भी होता है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस आर ओरिजिनेटेड फॉर अचीविंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एग्जिस्टेंस में आई है, तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मेजर भी हो सकती हैं, माइनर भी हो सकती हैं। अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मेजर पर्पस क्या है कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, और इसका माइनर जो बाद में पर्पस बनता है टेक्निकल एजुकेशन देना, वोकेशनल एजुकेशन देना, हायर एजुकेशन देना। तो जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो इस तरह जो भी डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एग्जिस्टेंस में आते हैं, उनका कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 4 बेसिस माने जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो 4 बेसिस हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, हम इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो 4 पर्पस हैं जो बहुत ही इंटररिलेटेड, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो जो 4 पर्पस हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है पर्पस, देन प्रोसेस, फिर पर्सन एंड फोर्थ पर प्लेस। 4P ये 4 बेसिस है ऑर्गेनाइजेशन की ओरिजिनेशन की। तो पहला बेस क्या है? पर्पस और फंक्शन। तो जैसे हम पर्पस कह रहे हैं, पर्पस कोई डेफिनेट ऑब्जेक्टिव है इसको अचीव करना, उसके रिगार्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो ये क्या बन गया? फंक्शन। इसीलिए पर्पस को हम फंक्शन भी कह सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होती हैं ऑन द मेजर पर्पस विच हैव टू बी अचीव्ड, जो उनको अचीव करना है। जैसे हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, जिनमें उनका मेजर पर्पस था सबको एजुकेशन देना। तो इस तरह पर्पस के बेस पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म होती हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, डिफेंस डिपार्टमेंट की। तो ये सब किस पर्पस के लिए ओरिजिनेट होते हैं एंड उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया पर्पस और फंक्शनल बेस। और इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। तो मेरिट्स क्या हैं? जब एक डिपार्टमेंट जिसको पता है कि मेरे पर्पस क्या हैं, उससे क्या होता है कि उसको अपने डेफिनेट पर्पस पता है ऑर्गेनाइजेशन के, और उसको अचीव करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो वो डेफिनेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टोटली डेडिकेटेड होते हैं। नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज टू अचीव देयर गोल। जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज हैं जे डेवलप करते हैं ताकि इनके ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके एंड एलिमिनेट ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क। जब हमने डिपार्टमेंटाइजेशन कर दिया है तो इससे क्या होगा, जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन के साथ रिलेटेड है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करता है। इस तरह इनके काम में ओवरलैपिंग भी नहीं होती, डुप्लीकेशन भी नहीं होती। तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। तो इसके साथ ही कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है? इट इग्नोर्स द अदर पर्पस as these seems to them subordinate purpose। मीनिंग अगर हम अपने डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो हमको लगता है हमारा डिपार्टमेंट ही सुपीरियर है। जिस भी स्ट्रीम में आप हो आपको लगता है हमारी स्ट्रीम सबसे बेस्ट है। उसी तरह हर एक डिपार्टमेंट को क्या लगता है कि हमारा पर्पस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो अदर पर्सन्स हैं, अदर डिपार्टमेंट हैं, उनके जो पर्पस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट इज
क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिपार्टमेंटाइजेशन। इस तरह बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट है वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं जिससे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है। आम इंसान को नहीं पता चलता कि जो ये काम है वो किस डिपार्टमेंट के है। अगर हम एक सिंपल से वर्क की बात करते हैं उसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स पर जाते हैं, वो हमें अदर डिपार्टमेंट भेज देते हैं, वहां से किसी अदर डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी टाइप का काम होता है और हमको पता ही नहीं चलता ये काम किस डिपार्टमेंट में होगा। नेक्स्ट इज प्रोसेस और टेक्निक। जो सेकंड बेस है वो है प्रोसेस और टेक्निक। तो प्रोसेस मीनिंग अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी वे से तो काम करेगी, तो जो इसकी प्रोसेस है जिसको टेक्निकली आज के टाइम में टेक्निक के थ्रू कर रहे हैं, तो इसमें टेक्निकली एक्सपर्ट्स हैं वो हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं। तो प्रोसेस में क्या इंक्लूड होता है? टेक्निकल स्किल टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड जॉब और वर्क। जो स्पेशलाइज्ड वर्क है, टेक्निकल वर्क है, इसके लिए टेक्निकल स्किल चाहिए और इसके लिए टेक्निकल पर्संस हैं उनको ही रिक्रूट किया जाता है। जैसे हम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, रेलवेज के डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी क्या है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सभी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है और इसको डिवेलप करने के लिए टेक्निकल स्किल की जरूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, लीगल एडवाइस डिपार्टमेंट है, प्रोफेशनल कोर्स है, वो सभी टेक्निकली स्किल्ड डिपार्टमेंट में इंक्लूड हो जाते हैं। अगर आप रिसर्च इनोवेशन की बात करते हो, इसके लिए भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निक पता होनी चाहिए। लीगल एडवाइस देनी है, लीगल एडवाइस के लिए आपको लॉ की डिग्री होनी चाहिए। इस तरह से टेक्निक्स के ऊपर, स्पेशल क्वालिटीज के ऊपर बेस्ड होती हैं जिसके थ्रू जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके काम किए जाते हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो टेक्निक के ऊपर ही, स्किल के ऊपर बेस्ड होते हैं। इनके भी कुछ मेरिट्स हैं एंड डीमेरिट्स हैं। तो वो क्या है? पहले मेरिट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। जब हम टेक्निक के थ्रू डेवलपमेंट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? जो हमारा स्केयर्स रिसोर्सेज हैं, हमारे मटेरियल है, हम इसको प्रॉपर यूटिलाइज कर पाते हैं। नंबर 2, मॉडर्नाइजेशन। इसके साथ ही मॉडर्नाइजेशन होगा। अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं, प्रोडक्शन की टेक्निक्स पहले क्या थी? बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड थी, लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न टेक्निक है वो यूज करने लगे हैं जिससे डिवीजन ऑफ वर्क भी होता है, जिससे स्पेशलाइजेशन होती है, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है। तो मॉडर्नाइजेशन, अगर हम अपनी इकोनॉमी को मॉडर्न बनाना चाहते हैं तो स्किल की, टेक्निक की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, जहां पर इकोनॉमी का मीनिंग है सेविंग्स। क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, टेक्निक को यूज करते हैं, जो नई डेवलप टेक्निक होती है वो हमेशा ही सुपीरियर होती है जिससे कॉस्ट रिड्यूस होती है। इस तरह हम अपनी इकोनॉमी के जो स्केयर रिसोर्सेस हैं, स्केयर्स मनी है, इसको सेव कर पाते हैं। लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। वो क्या है? नीड टेक्निकल एक्सपर्ट्स। अगर हम टेक्निक के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, हर एक पर्सन काम नहीं कर सकता है, इसके लिए टेक्निकली एक्सपर्ट्स की जरूरत है। नंबर 2, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द कॉमन मैन। कॉमन मैन है वो कुछ भी समझ नहीं पाता। अगर आपका कोई सिंपल सा केस भी है, आप एडवोकेट के पास जाते हो तो उसकी जो भी प्रोसेस है आप नहीं समझ पाते हो, क्योंकि कॉमन मैन के लिए वो समझना बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई लीगल नोटिस आ जाता है, आपको उसकी वर्डिंग भी अच्छे से समझ नहीं आती क्योंकि लीगल वर्डिंग होती है, तो कॉमन मैन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। नेक्स्ट इज लीड टू प्रोफेशनल एरोगेंसी। तो इस तरह जो टेक्निकली एक्सपर्ट्स होते हैं वो थोड़े से प्रोफेशनली एरोगेंट भी होते हैं, जिस वजह से कॉमन मैन के ऊपर वो अपना दबदबा बना सकते हैं। तो इस तरह जो प्रोसेस और टेक्निक है, इस बेस पर भी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म होते हैं। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है जिसका बेस डिफरेंट है। अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इसका पर्पस भी है, जैसे फाइनेंस, बजट को एलोकेट करना, बजट बनाना, फंड को कैसे यूटिलाइज करना, और इसके लिए एक्सपर्ट्स की भी जरूरत है, टेक्निक की जरूरत है। इस तरह आज के टाइम में जो जे बेस है, जे क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो पर्पस एंड प्रोसेस इन दोनों के मिक्स एग्जाम्पल बन चुका है। नंबर 3, पर्सन और क्लाइंटल, मीनिंग
क्लाइंट, और जैसे हम एक कस्टमर को क्लाइंट कहते हैं उससे ही वर्ड बना है क्लाइंटल, जिसमें पर्सन को बेस रखकर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिपार्टमेंट है, वो फॉर्म किए जाते हैं। इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन इज मेड टू सर्व द पीपल, लोगों की सेवा करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया है। तो इसमें कई बार होता है पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ पीपल को ही सर्व किया जाता है, मीनिंग इसमें टारगेट कौन होते हैं, पीपल होते हैं, कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको ही सर्व करना होता है, उनके एडवांटेज, उनको बेनिफिट देना ही इन डिपार्टमेंट्स का पर्पस होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम इंडिया को डिवाइड किया गया था, इसको इंडिया एंड पाकिस्तान दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनको रिहैबिलिटेट करना था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके लिए रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है वो इस्टेब्लिश किया गया। और उसके बाद ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो ट्राइबल पीपल हैं उनके वेलफेयर के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ द वेलफेयर ऑफ SC ST बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन सब के लिए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो जो ये डिपार्टमेंट्स हैं सिर्फ जिन लोगों के लिए इनको इस्टेब्लिश किया जाता है, सिर्फ उन्हीं के लिए ही ये काम करते हैं। तो इनका पर्पस क्या हो गया, जो पर्सन थे पर्सन के लिए ही काम करना, तो बेस क्या है, पर्सन बन जाता है। इसके भी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है, इट फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ द टारगेट ग्रुप, जिस ग्रुप के लिए इनको फॉर्म किया जाता है उनकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, जिस सभी एक ही जगह पर फुलफिल कर देते हैं। इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं SC ST कैटेगरी की एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें क्या है, उनके वेलफेयर के लिए जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। उनके वेलफेयर के लिए जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से खुद ही बात करते हैं, उनके साथ इनका कोऑर्डिनेशन होता है। तो इस तरह उनको हर एक डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत है, जो पीपल को देखकर स्पेशल फॉर्म किए जाते हैं। इस तरह इनके एडवांटेज भी हैं। जो आम लोग हैं इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं इनमें जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो डीमेरिट्स क्या है, क्रिएट्स जुडिशनल डिस्प्यूट्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, क्योंकि अब एक डिपार्टमेंट है अदर डिपार्टमेंट्स का भी काम कर रहा है, तो दो डिपार्टमेंट्स है, आपस में प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी रिगार्डिंग देयर जुडिक्शन, कि उनका जुडिक्शन एरिया कौन सा है, आपको कहां तक, किस लिमिट तक काम करना है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देन एक्सपेंशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिपार्टमेंट्स, इस तरह हर एक टाइप के पीपल हैं वो कहेंगे हमारे लिए डिपार्टमेंट है वो ओरिजिनेट होना चाहिए, तो इस तरह से बहुत ज्यादा छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स है वो बन जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देन इनएफिशिएंसी ड्यू टू मल्टीफंक्शनल, अगर एक ही डिपार्टमेंट सभी काम करेगा तो इसके थ्रू इनएफिशिएंसी है वो तो भी इंक्रीज होगी, तो इससे इनएफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन। उसके बाद फोर्थ भी आती है प्लेस, और जिसको हम एरिया और टेरिटरी भी कह सकते हैं। तो जो एरिया, स्पेसिफिक एरिया टेरिटरी को लेकर बनाए जाते हैं, हम उसको ऑर्गेनाइजेशन का बेस वो एरिया और प्लेस मानते हैं। विच माइट सर्व टू पर्टिकुलर एरिया और टेरिटरी, एक पर्टिकुलर एरिया और टेरिटरी को ही ध्यान में रखकर इनको फॉर्म किया जाता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर है वो सिर्फ एक्सटर्नल मैटर्स को ही कंसीडर करती है। फॉरेन अफेयर्स है उनका कंसर्न सिर्फ उनके साथ ही होता है। इंटरनल मैटर्स क्या है, इनसे उनको कोई मीनिंग ही नहीं है। तो मिडल ईस्ट डिवीजन वो सिर्फ मिडल पार्ट है, मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम्स हैं इनको ही सॉल्व करेगी। अगर हम रेलवे की बात करते हैं, रेलवे पूरे इंडिया में फैली हुई है, तो इस तरह रेलवे के डिफरेंट जोन्स बना दिए तो वो सिर्फ अपने पर्टिकुलर जोन के साथ ही रिलेटेड है। तो इस तरह प्लेस और टेरिटरी के थ्रू क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का बेस बना दिया जाता है। तो प्लेस के बेसिस पर भी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको फॉर्म किया जा सकता है। तो इसके कुछ मेरिट्स हैं एंड डीमेरिट्स हैं, वो क्या हैं? जो इसके मेरिट्स हैं वो क्या है, सुटेबल इन लार्ज कंट्रीज, जैसे हमारे इंडिया है लार्ज कंट्री है, इसमें अगर एक ही डिपार्टमेंट पूरे एरिया में सर्विस प्रोवाइड कराएगा बहुत मुश्किल हो जाती है, इसीलिए डिवीजन करने से काम बहुत अच्छे से हो जाता है। नंबर 2, एलिमिनेट
कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स एंड कॉस्ट। जो कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स है, इससे एलिमिनेट होती हैं एंड इससे हमारी कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती है। नॉर्थर्न पार्ट की प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, साउथर्न पार्ट की डिफरेंस है, तो इस तरह हर एक एरिया में उसके अकॉर्डिंग ही वर्क हो जाता है। देन सुटेबल फॉर रिमोट एरियाज। अगर हम अपनी कंट्री में रिमोट एरिया की, बैकवर्ड एरियाज की बात करते हैं, उसमें भी ये बहुत ज्यादा सुटेबल है। एंड इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या हैं? प्रमोट रीजनल इंटरेस्ट। इससे क्या होता है, हम सिर्फ अपने एरिया को, अपनी स्टेट को ही प्राइम रखते हैं और उसके इंटरेस्ट को ही फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन। अगर हम देश की नेशनल पॉलिसीज है इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसीज नहीं बन पाती हैं, अगर बन जाती हैं तो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। अगेंस्ट द नेशनलिज्म, इससे हम अपने लोकलिज्म को, रीजनलिज्म को ज्यादा फेवर करते हैं और नेशन को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हर एक जो बेस है ऑर्गेनाइजेशन का, इसके अपने मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स हैं। लेकिन जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, इसका मीनिंग ये नहीं होता कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका कोई भी पर्पस नहीं है। इनकी जो भी बेसिस हैं, ये सभी बेसिस इंटर रिलेटेड बेस हैं। तो जो इसका कंक्लूजन है हम कैसे कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन, उसके अकॉर्डिंग यूएसए की एक इंस्टीट्यूशन है रिगार्डिंग द बेस, वो कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो बेस हैं एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मिक्स हैं। जैसे नो सिंगल फैक्टर कैन बी डिसीजिव थ्रू आउट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक फैक्टर है, एक बेस है, वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता है। वन फैक्टर मे हेल्प अस टू डिसाइड एट वन पॉइंट। हो सकता है हम एक टाइम पर लगे एक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, एल्सवेयर अनदर फैक्टर मे बी मोर हेल्पफुल, और अगले ही टाइम हो सकता है हमको अनदर फैक्टर है वो इससे भी ज्यादा हेल्पफुल लगता है। इस तरह जो बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का बेस है वो चेंज होता जाता है, कभी वो पर्पस बन जाता है, प्रोसेस, प्लेस और टेरिटरी में कन्वर्ट होता जाता है। विद दिस बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।